हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अवकलज के अनुप्रयोग के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये चैप्टर 11 नंबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे। मतलब अल्टीमेटली एग्जाम के पेपर में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 3-3 नंबर के वो और उसमें अथवा वाले। ठीक है, तो शुरू वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस जैसा एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आपको एक परिवर्तन की दर दे देगा, यहाँ पर जैसे एक तरंग वृत्तों में परिवर्तन की दर दे दी है और क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रही है पूछ लिया। कभी घन में आयतन आयतन की वृद्धि दे देगा और भुजा की वृद्धि पूछ लेगा या क्षेत्रफल की वृद्धि पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, इस तरीके का अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें क्या है, तरंग वृत्तों में गति। तो क्या दिया है, तरंग वृत्तों में गति वाला क्वेश्चन जब भी आए, तरंग वृत्तों में गति का अर्थ है उसकी त्रिज्या में गति, त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड मतलब बटे में समय है, ऊपर सेंटीमीटर है तो ऊपर त्रिज्या है। तो दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना कोई वृत्त है या बोले त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास होता है। क्षेत्रफल को अगर अपन a मानते हैं तो a क्या होता है बताइए, पाई r स्क्वायर। ये आप मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात तो आप लिख देंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया है, तो प्रश्नानुसार डायरेक्टली इसको लिखिएगा, dr बटे dt दिया है। ये क्या है, dr बटे dt दिया है, मतलब उसकी त्रिज्या में परिवर्तन। तरंग वृत्तों में गति, तरंग वृत्तें गति से चलती मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ती। कैसे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके बताता हूँ एक एग्जांपल। जैसे तरंग इस तरीके से बनेंगी, देखिए अगर अपन पत्थर डालेंगे तो तरंग इस तरीके से बढ़ती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो क्या बढ़ रही है एक्चुअली में, ये त्रिज्या ही तो बढ़ रही है। ठीक है, तो dr बटे dt हमारे पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका अपन उपयोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, जब भी पूछेगा। अब हमसे क्या बोला है, क्षेत्रफल में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, परिवर्तन की दर हमको निकालना है। किसके सापेक्ष, दर समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक है, देखिएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल क्या है, a है तो dA बटे किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो dt। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे dt, हमारे पास एज इट इज लिखा है। अब देखिए अवकलन अपने को करना है, पाई तो कांस्टेंट होता है तो इसको बाहर लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2r, लेकिन देखिए यहाँ पर t के सापेक्ष करना था, इसलिए r का और होगा, r का क्या होगा, dr बटे dt। अगर r के सापेक्ष होता तो केवल 2r ही, लेकिन चूंकि यहाँ पर t के सापेक्ष था इसलिए चेन रूल लगकर r का भी होगा dr बटे dt। बस हो गया हमारे पास। प्रश्नानुसार r बराबर 10 सेंटीमीटर पर, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी, प्रश्नानुसार क्या बोला, जब त्रिज्या मतलब जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है या हो, तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, dA बटे dt बराबर पाई की जगह पाई 2, r की जगह हमने लिख दिया 10 और dr बटे dt की जगह ऊपर से हम लिख देंगे 4। बस हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। dA बटे dt इक्वल टू, देखिए इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 का गुणा 10 में होगा तो 80 पाई, ये हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल a हमेशा काय में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और t समय काय में आएगा बताइए, सेकेंड में। तो बस आपको ये लिख देना है। अतः जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से होगी। सिंपल सी बात। ठीक है, ये वाली लाइन आप लिख देंगे। अतः जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से होगी। क्लियर है, हमारे पास प्रश्न में कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास दिया था ये dr बटे dt दिया था और हमको dA बटे dt निकालना था। a की जगह हमने फार्मूला लगा दिया जहां पर ये आएगा, और r की जगह प्रश्न में दिया ही था और ये भी प्रश्न में दिया था, दोनों हमने पुट कर दिया और 80 पाई हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा। आसान था ना क्वेश्चन, लेकिन इसके जैसा एक क्वेश्चन हमेशा बनने वाला है, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, एक आध क्वेश्चन और आपकी किताब में से। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये जो दूसरा प्रश्न आ रहा है हमारे पास,
इसमें लिखा है वक्र दे रखा है और उस पर बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं जो हैं एक्स अक्ष के समांतर है और एक स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये एक अतिपरवलय एक दीर्घवृत्त का समीकरण है और हमें इस तरीके से दो बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर अवकलज के अनुप्रयोग अपन पढ़ रहे हैं और वहाँ पर किस तरीके से आप प्रवणता का या dy/dx का प्रवणता के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कभी भी कोई भी हमारे पास ग्राफ दिया हो, उसका अगर अपन dy/dx निकालते हैं तो वो उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। ठीक है, जो dy/dx होता है वो हमेशा स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो सबसे पहला टारगेट आप इसका अवकलन करके dy/dx निकालेंगे, फिर अपन क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ये उदाहरण नंबर 17 है, पेज नंबर 225 आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट का। आप जरूर देखिए क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है, जो भी हल करके लिख देंगे अपन। इधर मैंने हल लिख दिया है। क्या क्या दिया है तो ध्यान दीजिए, हमारे पास दिया है एक वक्र, तो वक्र का समीकरण मैंने एज इट इज लिख दिया, x²/9 धन y²/16 बराबर 1। अब इसका अपन ने क्या किया, मैंने किया x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा के बारे में ही पूछा है, तो अवकलन करेंगे तभी हमारे पास dy/dx आएगा और फिर वो स्पर्श x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान से देखिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का क्या अवकलन हो जाएगा 2x और बटे में 9 तो कांस्टेंट है, और y का हो जाएगा 2y dy/dx क्योंकि अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं, बटे 16 हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ पर समझ में आ रही बात, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, इस 2 से ये 16 तो कट जाएगा, 2 × 16। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पर प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम लिया अगर अपन 8 × 72, नीचे का नीचे गुणा और इसका इसमें गुणा, तो इधर आ जाएगा मेरे पास 16x और इधर हमारे पास आ जाएगा 9y dy/dx। क्लियर है। और ये जो भी हमारे पास और इधर भी अगर अपन अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0। अब 9×8 72 का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0 होगा ही नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे का नीचे गुणा होगा, 9×8 72 वो 0 में चला गया। क्लियर है। ठीक है, और इस 8 का गुणा इधर कर दिया, 8 दूनी 16x और 9 का गुणा इधर कर दिया तो 9y dy/dx और इन दोनों का गुणा उधर कर दिया। क्लियर है। मैं dy/dx को अकेला करता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए माइनस का 16x इधर आएगा तो माइनस का 16x, 16 प्लस का इधर आएगा और ये प्लस का 9y बटे में आ जाएगा क्योंकि इधर गुणे में। तो हमारे पास आ चुका है अल्टीमेटली dy/dx माइनस का 16x बटे 9y। यहाँ तक ठीक है। अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया, जो भी हमारे पास वक्र दिया था उसका अपन ने x के सापेक्ष अवकलन किया। क्यों किया x के सापेक्ष अवकलन? क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें dy/dx मिलेगा। अब dy/dx का क्या करना है, उसका यूज यहाँ से होगा। अब देखिए, अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, मतलब उसकी जो प्रवणता है वो 0 है। समझ में आ रही बात? उसकी प्रवणता क्या है 0। एक अक्ष के समांतर कोई भी रेखा होगी, आपने 11 में पढ़ा होगा, उसकी प्रवणता 0 होती है। तो सबसे इसमें पहला वाला पार्ट डाल के मैं लिख देता हूँ। अब चूंकि स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है, अतः देखिए एक अक्ष के समांतर होगी तो कुछ नहीं है, dy/dx जो होगा dy/dx इज इक्वल टू 0 होता है। और dy/dx का मान क्या है, ध्यान से देखिए, माइनस का 16x बटे 9y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 9y गुणा में 0 में चला जाएगा। ठीक है, और x बराबर क्या आएगा, इंप्लाइज करता है x बराबर 0, इंप्लाइज करता है x बराबर 0। अब x बराबर तो 0 आ गया। अब x का मान यदि समीकरण इसमें रखेंगे, यहीं पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जगह भी बच जाए और काम भी हो जाए, अपना सवाल भी हो जाए। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, इधर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, x बराबर 0 अपन ने इसमें रखा, कहाँ रखा, तब x बराबर 0 आ गया, तब x² बटे 9 प्लस y² बटे 16 बराबर 1 से x बराबर 0 पर देखिए, इसमें अगर अपन रखेंगे यहाँ 0 रखा तो y² का मान क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये 0 हो जाएगा टर्म, ये 16 इधर आ जाएगा, प्लस का 16 इंप्लाइज करता है y का मान हमारे पास आएगा ±4। अतः हमारे पास दो बिंदु हो रहे हैं, 0, +4 और 0, -4 बिंदुओं पर
दो बिंदु मिले कि नहीं मिले? बिंदुओं पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं करना, हमारे पास जो भी दिया है, हमारे पास वक्र, उसका अवकलन करके dy बाई डी एक्स निकाला और हमसे बोला चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो माइनस का 16x बटे 9y इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 0 आ गया, हमने x बराबर 0 वक्र में रख दिया, जहाँ से हमारे पास y का मान आ गया और दोनों समीकरण अपन ने यहाँ पर दोनों बिंदु हमको मिल गए। इसी प्रकार इसका सेकेंड पार्ट जो आपको खुद को करना है, ठीक है। अब क्या बोला, अब यहाँ पर लिखेंगे आप इसी प्रकार y अक्ष के समांतर है। अब y अक्ष के समांतर अगर स्पर्श रेखा होती है मतलब आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, जो भी dy बाई डी एक्स है y अक्ष के समांतर में प्रवणता होती है 1/0 मतलब 90 डिग्री और 1/0। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रखिएगा माइनस का 16x बटे 9y, वहाँ से हमारे पास y बराबर 0 आएगा, y बराबर 0 यहाँ रखिएगा, जो भी वैल्यू आए, जो भी दो बिंदु आए वो मुझे आप बताएंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? प्लीज़ उसके दो बिंदु आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद आपको करना पड़ेगा। ये मैंने सेकेंड क्यों बताया, क्योंकि y अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/0 होती है। 1/0 का अर्थ होता है 1090 डिग्री होती है। क्लियर है? तो वो दो बिंदु आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर बात हुई? ठीक है, इसके बाद वाले ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी दो क्वेश्चन और मैं बताऊंगा इसी चैप्टर के, ठीक है, सन्निकट वाले और भी अवकलज के अनुप्रयोग का क्वेश्चन हो रहे हैं, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर भेजता हूँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।